क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, तो आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर ही चुके हो, लास्ट चैप्टर भी हम लोग जल्दी से कर ही लेते हैं। तो चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आज के वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, कुछ 3-4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, उसका मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के साथ साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये 2 से 3 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता क्या है। BOP हम लोग इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये वही अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज CSAR, यानी कुछ इसमें कलेक्टिंग होगा, कुछ समराइजिंग होगा, कुछ एनालिसिंग होगा, कुछ रिकॉर्डिंग होगा। तो बिल्कुल वही अकाउंटिंग स्टेटमेंट यहाँ भी होने वाला है। विच प्रोवाइड्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, यानी जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं बिटवीन किसके किसके बीच, रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो भी हमारे कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हुई हैं। अब देखो ट्रांजेक्शंस बेसिकली 2 प्रकार की होती है कि अगर हमारे कंट्री ने बाहर कोई सामान भेजा है, बाहर कोई गुड्स भेजा है जिसको हमने एक्सपोर्ट्स बोलना है, और अगर हमारी कंट्री ने बाहर से कोई गुड्स खरीदा है जिसको हमने एक्सपोर्ट्स बोलना है। तो साफ शब्दों में मैं ये बोलूँ कि जितने भी हमारे कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हुई हैं, उन सारे ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स जो स्टेटमेंट करता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी एक गिवन पीरियड के ड्यूरिंग एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस क्या है, सबसे पहले अब यहाँ पे हमने किसको रिकॉर्ड करना है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस रेफर टू दोज ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व, यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और टाइटल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। यानी एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स के ऑनरशिप और टाइटल को ट्रांसफर करा जाता है। यानी हमारे पास से ऑनरशिप किसी और के पास चला जाए, मालिकाना अधिकार किसी और के पास चला जाए। तो जब हम लोग किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का, किसी भी एसेट्स का और किसी भी मनी का ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं, तो बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अब उसके बाद है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड अंडर, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को 4 पार्ट में क्लासिफाइड करा गया है। विजिबल आइटम, विजिबल आइटम्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो साफ शब्दों में यहाँ बोलूँ तो यहाँ पे बात हो रही है गुड्स की, क्योंकि गुड्स को मैं देख भी सकता हूँ, गुड्स को मैं टच भी कर सकता हूँ और गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है। उसके बाद इनविजिबल आइटम। अब इनविजिबल आइटम का मतलब कि जिसको ना तो मैं देख सकता हूँ, ना मैं टच कर सकता हूँ, बस फील कर सकता हूँ। तो यहाँ पे साफ शब्दों में बोलूँ तो बात हो रही है सर्विसेज की, क्योंकि सर्विसेज को ना तो मैं देख सकता हूँ, ना मैं टच कर सकता हूँ, बस फील कर सकता हूँ। तो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम। इसके बाद है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, वो वन साइडेड ट्रांसफर, कि अगर हमारी कंट्री ने कोई भी गुड्स, कोई भी एसेट्स या कोई भी पैसा बाहर किसी दूसरे कंट्री में भेजा है, या फिर किसी दूसरे कंट्री से कोई भी गुड्स या कोई भी पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है, तो बेसिकली जो वन साइडेड ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। और लास्ट हमारे पास कैपिटल ट्रांसफर। अब कैपिटल ट्रांसफर में हम लोग बात करने वाले हैं 2 चीज़ों का, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें दोनों ही आने वाला है कैपिटल ट्रांसफर में। तो बेसिकली टोटल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखना है ये है BOP स्ट्रक्चर। BOP स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो देखो BOP किस तरीके का होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है। तो BOP अकाउंटिंग यूज द डबल एंट्री सिस्टम। देखो BOP अकाउंटिंग जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम को यूज करता है, वही अकाउंट्स वाला डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट, इन वन बिकम डेबिट एंड द अनदर बिकम क्रेडिट। तो जो BOP अकाउंटिंग है ये भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा, और जब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा तो इसमें भी वही 2 साइड्स होने वाले हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो BOP अकाउंट हैज 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड।
अब डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो है, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज जो हमने बाहर कंट्री में भेजना है, अगर हम लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो हैं वो सबके सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो हैं, यानी अगर हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है किसी दूसरे कंट्री से, तो अब बताओ कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज दूसरे कंट्री का कब आएगा, जब हमने एक्सपोर्ट करना है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व उतना ही हमारे पास आएगा, इनफ्लो होगा। तो ये इनफ्लो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। यानी सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो जितना भी एक्सपोर्ट्स है वो क्रेडिट साइड में और जितना भी इंपोर्ट है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब उसके बाद बीओपी कैन बी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तीन तरीके का हो सकता है, एक बैलेंस्ड बीओपी, एक सरप्लस बीओपी और एक डेफिसिट बीओपी। अब आप जल्दी से बताओ मुझे कि बैलेंस्ड बीओपी कब होगा। हमने अभी क्या पढ़ा कि बीओपी में दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जिसमें डेबिट में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी इसका मतलब हुआ कि डेबिट में हम लोग इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट में हम लोग एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस बीओपी कब होगा, वेयर द एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू इंपोर्ट, यानी जहां पे एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू इंपोर्ट होगा, हमारा जो बीओपी होगा वो बैलेंस्ड होगा, क्योंकि जितना सामान हमने बाहर भेजना है उतना ही सामान हमने बाहर से मंगाना है। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जितना हमने बाहर भेज रहा है उतना ही हमारे पास आ भी रहा है। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट जहां पे भी इक्वल होगा ना, हमारा जो बीओपी है वो बैलेंस्ड होगा। उसके बाद सरप्लस बीओपी कब होगा, अब जल्दी से बताओ सरप्लस बीओपी कब होने वाला है, जब हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपने पढ़ा था, तो अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर है इंपोर्ट से, यानी हमारा गुड्स बाहर जा रहा है ज़्यादा और हम बाहर से खरीद रहे हैं कम, तो उस केस में हमारे पास पैसा आ रहा है ज़्यादा और जा रहा है कम। तो जब एक्सपोर्ट ग्रेटर होगा इंपोर्ट से तो सरप्लस बीओपी होगा। और जब एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट होगा तो वहाँ पे जो हमारा बीओपी होगा वो डेफिसिट शो करेगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, यानी हम बाहर बेच रहे हैं कम और बाहर से खरीद रहे हैं ज़्यादा, तो हमारे पास से पैसा ज़्यादा जाने वाला है, हमारे पास पैसा आएगा कम, तो वहाँ पे डेफिसिट बीओपी शो करेगा। तो बेसिकली बीओपी आर कैटेगराइज इन थ्री पार्ट्स, बैलेंस बीओपी, सरप्लस बीओपी एंड डेफिसिट बीओपी। अब उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बीओटी। अब देखो बीओपी हमने पढ़ा, अब है हम लोग को पढ़ना बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, तो देखो सिंपल शब्दों में समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक छोटा पार्ट है, यानी इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट में से निकला हुआ एक छोटा सा पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कॉन्सेप्ट है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का, द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। अब जो भी विजिबल आइटम है उनके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के अमाउंट का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो ये छोटा कॉन्सेप्ट कैसे हुआ कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात करा चार आइटम्स का, एक विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। बट ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, ये सिर्फ किसके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की बात कर रहा है, विजिबल आइटम। विजिबल आइटम का मतलब गुड्स, यानी सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता कैसे है, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जितना भी गुड्स हमने एक्सपोर्ट करा है और जितना भी हमने इंपोर्ट करा है, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर देने के बाद आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब जिस तरीके से बीओपी तीन तरीके का हो सकता है, उसी तरीके से बीओटी भी तीन तरीके का हो सकता है, बैलेंस्ड बीओटी, सरप्लस बीओटी और डेफिसिट बीओटी। अब अगर इस बीओटी को हम लोग अकाउंटिंग सेंस में देखें तो अकाउंटिंग सेंस में हमने देखना होगा डेबिट और क्रेडिट को लेकर के। तो जहां पे भी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा वहां पे बैलेंस्ड बीओटी देखने को मिलेगा। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने का क्या मतलब है, डेबिट में हमने किसको रिकॉर्ड करा था, जितने भी इंपोर्ट्स थे, और क्रेडिट में हमने किसको रिकॉर्ड करा, जितने भी एक्सपोर्ट थे। तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट अगर होता है, यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, तो वहां पे जो बीओटी आएगा वो बैलेंस्ड आएगा। अब आप मुझे बताओ कि सरप्लस कब होगा,
अकाउंटिंग सेंस में जब क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट होगा, क्रेडिट का मतलब कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो क्रेडिट अगर ज्यादा होगा डेबिट से तो वो सरप्लस बीओटी आएगा, और अगर क्रेडिट लेस देन डेबिट होगा तो वो डेफिसिट बीओटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे बीओटी डेफिसिट में आएगा। तो बीओटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बैलेंस बीओटी, सरप्लस बीओटी एज वेल एज डेफिसिट बीओटी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड कैटेगरी, यानी जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उन सबको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट करेंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो सभी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, किससे रिलेटेड? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से रिलेटेड। किसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट? गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलैटरल ट्रांसफर का। यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरिंग गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने वाला अकाउंट है उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। अब उसके बाद अब एक चीज का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं बीओपी का, ये अकाउंट्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा माइंड सीधा वहीं पे जाता है कि हमने तो पार्टनरशिप फॉर्म में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, लेकिन वो अकाउंट्स का कैपिटल और करंट अकाउंट था। हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कैपिटल और करंट अकाउंट पढ़ना है, तो यहाँ पे आप अकाउंट्स को बिल्कुल भूल जाना कि अकाउंट्स कुछ भी नहीं होता है। हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ना है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या था? एक वैसा अकाउंट जो एक पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरिंग गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अब उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट की करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जितने भी गुड्स है उसका एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट। उसके बाद एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रोड, यानी यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रोड का मतलब कि अगर हमने अपना कुछ पैसा यहाँ से ट्रांसफर किया है अब्रोड तो यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रोड, और अगर बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ कुछ ट्रांसफर हुआ है तो यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। दोनों ही को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये दोनों वन साइडेड ट्रांसफर है। उसके बाद इनकम रिसिव्ड टू एंड फ्रॉम अब्रोड, यानी इनकम रिसिव्ड फ्रॉम अब्रोड और इनकम पेड टू अब्रोड, ये दोनों आ जाएगा। तो ये बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट का। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो बच्चे काफ़ी डरते हैं वो क्या होता है कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो हम लोग को निकालना है, बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या दिखाना है, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हमने क्या दिखाना है, जितने भी पेमेंट्स हैं, और क्रेडिट साइड में हमने क्या दिखाना है, जितने भी रिसिप्ट्स हैं। अब सपोज कि टोटल हमने एक साल में पेमेंट्स कराए हैं 500 और हमने रिसिप्ट कराए हैं 700, तो यहाँ पे 200 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट है, तो ये जो 200 का डिफरेंस आया ये हमारे लिए सरप्लस आ गया, ये सरप्लस हो गया। अगर सिमिलरली हम लोग इसको चेंज कर दें कि जो हमने पेमेंट करा है ये 1200 करा है और जो रिसिप्ट हमने करा है ये 900 करा है, तो यहाँ पे 300 का जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली यहाँ डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से, तो ये डेफिसिट हो गया। तो ये निकलता है इस तरीके से बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए। अब एक कंपोनेंट्स बचा हुआ है बीओपी का, कैपिटल अकाउंट, जो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में ही हमारा पूरा का पूरा ये सारा टॉपिक्स ओवर हो जाएगा, यानी 2 वीडियो में पूरा चैप्टर्स हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद आप इसका रिवीजन करो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।